पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सारसाम् अस्मि सागरः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषित जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत झारसुगुड़ा उड़ीसा से कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 1994 इनका डेट ऑफ बर्थ है। मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है और इधर लगातार मैं पिछले कई दिनों से मार्गशीर्ष माह के बारे में बता रहा हूं कि भगवान ने हमेशा ही अपने आप को माहों में मार्गशीर्ष माह का परिचय दिया है। वो यही कहते हैं, माहों में मैं मार्गशीर्ष हूं। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल ठीक, शिशिर ऋतु में जन्मे होने से बुद्धिमत्ता तो होती है, अनुभव तो व्यक्ति के पास होता है, पर उसके काम थोड़े विलंब से होते हैं। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास नौकरी करने के योग बड़े अच्छे बनेंगे। शिशिर ऋतु विलंब हो सकता है, प्रत्येक काम में थोड़ा थोड़ा। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे। ये स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, वैभव, मान, मर्यादा, इमोशन, इन सबको कंट्रोल करेंगे। और सोमवार को जन्मे हैं ये, इस वजह से शांति प्रिय होंगे और इनका मन बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। हस्त नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से जीवन को पालित करने वाला होता है। शोभन योग में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति नैसर्गिक रूप से शोभायमान ही होता है। हमारे यहाँ जब एक बार बारिश हो जाती है तो बिजली 12 घंटे तक दर्शन नहीं देती है। आप लोगों को पता है मैं कितने बजे कार्यक्रम बना रहा हूँ? रात की 12 बजे, ताकि जो है वो कार्यक्रम गैप ना हो। कल सुबह का कार्यक्रम डालना जरूरी है, नहीं जाएगा तो लोग पूछते हैं। और सबसे जो कठिन बात वो मेरे लिए क्या है कि एक दिन नहीं डालूं कार्यक्रम तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। शोभन योग कौलवकर्ण, वैश्यवर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति क्षमाशील होता है, बुद्धिमान तो होता ही है, साथ ही साथ वैश्यवर्ण के होने के कारण राजसिक गुणों से युक्त होता है, तामसिक गुणों का प्रभाव होता है और देवगण के होने के कारण दैवीय तत्वों का प्रभाव भी जीवन में रहता है। पर यहाँ पे आप जरा गौर करें तो राजसिक और सात्विक, ये दोनों ही प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। किसी को भी संतुष्ट करना चाहे व्यक्ति, कभी भी किसी को नाराज ना होने देवे और सबको एक साथ लेकर के ही चलना चाहता है। किसी को भी अप्रसन्न होने से बड़ा उसे डर लगता है। इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है कि मन और चित्त बिल्कुल उसे टकटकी लगा करके देखते हैं। ये भाव ऐसा जागृत कर देते हैं कि व्यक्ति का मन कभी भी दूसरों में अटक सा जाता है। आइए अब मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली में पंचांग पे सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इनकी पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। इनकी कुंडली में पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा शुभग्रह के बन रहे हैं। इनकी कुंडली में सबसे अच्छी बात जो पंचांग में बनेगी वो सोमवार का जन्मा होना हो सकता है और चंद्रमा का शुभग्रह का होना। ये चीज़ें इनके जीवन में लाभदायक मोड़ स्थापित करेंगी। कुंडली में 10 नंबर की कुंडली बनी है। मूलतः अब जरा गौर से देखें तो 10 नंबर की राशि यहाँ बनती है जो लग्न में बनी है। शुक्र मालव्य योग के निर्धारण करेंगे और राहु और शुक्र का एक साथ बैठना व्यक्ति को कई बार आकृष्ट करने वाला, और इसको कोई भी देख ले तो कोई भी मोहित हो जाए। लेकिन ये व्यक्ति स्वयं जो है वो कर्म के प्रति मोहित होता है और तुरंत ही अपने प्रभावों को विकसित करना चाहता है। लग्न के अधिपति का स्वग्रही होना, ये धन योग बनेगा और उस पे राहु की दृष्टि 5वीं पड़ेगी, जहां से धन भाव में लग्नेश के बैठने से धनी योग बनेगा। वहीं धन के कारक गुरु का इस भाव से केंद्र में अपने मित्र की राशि में बैठने से और चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली के 3य भाव पे और गुरु का प्रभाव 3य भाव से व्यक्ति के कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे। भुजाओं का मालिक और साथ ही साथ गंभीर वातावरण में रह करके व्यक्ति पत्थरों का काम करे, पहाड़ों का काम करे, कंस्ट्रक्शन का काम करे, सिविल इंजीनियरिंग कर ले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ले, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में नहीं, मैकेनिक्स बहुत बढ़िया रहे। व्यक्ति जो है वो कई तरीके से ITI करके रेलवे से संबंधित इन सब क्षेत्रों में नौकरी पा सकता है। धन की समस्या इस कुंडली में कभी भी नहीं होगी। और उसका कारण बताओ? उसका कारण ये होगा कि चंद्रमा
बड़े अच्छे बैठे हैं। और वो क्यों? क्योंकि उस चंद्रमा के ऊपर गौर से देखिए किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो कोई पाप ग्रह भी नहीं दिख रहा है। उस चंद्रमा के ठीक आगे शुक्र का बैठना, और यहाँ पे सूर्य का चंद्रमा की राशि में बैठना जो उच्च के बैठे हैं, और शुक्र और चंद्रमा पांचवीं भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ के अधिपति मंगल 12वें जा रहे हैं और बुध को देख रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति का 12वें जाकर के बुध को देखना, गुरु को देखना और केतु को देखना, यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति के धार्मिकपन होने की स्थिति बढ़ेगी। शनि यहाँ भी 11 नंबर में, यहाँ भी 11 नंबर में, ये वर्ग उत्तम हो जाएंगे। और शनि यहाँ पे जो बैठे हैं वो बैठे हैं मित्र की राशि में। यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। शनि की दृष्टि यहाँ के अधिपति गुरु जो बैठे हैं वो अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, जिस पे शनि का प्रभाव रहेगा। शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में व्यक्ति को कई बार बहुत ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति का बना दे और व्यक्ति को खोद खोद करके सीखने और समझने वाला बना दे। किसी भी चीज़ के अंत तक जा करके उसको जब तक व्यक्ति पढ़ और समझ नहीं लेता है तब तक उसको चैन नहीं आती। उसके अतिरिक्त गुरु का प्रभाव मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा कहा है। गुरु का प्रभाव मैंने यहाँ के लिए अगर देखूं तो भी अच्छी बात होगी। मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र की स्थिति सबसे अच्छी होती है। बुध दूसरे नंबर पे कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। पहले नंबर के रूप में स्वयं शुक्र होते हैं, दूसरे नंबर पे कारक ग्रह के रूप में बुध स्वयं होते हैं, तीसरे नंबर पे स्वयं शनि इस कुंडली के लिए कारक हो जाते हैं। इस कुंडली में अच्छे नहीं होते तो चंद्रमा, और दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए मंगल, और तीसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए गुरु, जिसमें गुरु सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि एक बात और भी बता दूं, गुरु कमज़ोर तो होते हैं, वो मंगल भी कमज़ोर नहीं होते। गुरु मंगल जो है वो पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मारक ग्रह के रूप में चंद्रमा होंगे और तीसरे पापक ग्रह के रूप में या अशुभ फलदायी गुरु होंगे। यानी कि गुरु, चंद्रमा और मंगल की दशा में व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता होगी, जहां पेट से संबंधित समस्याएं और कई बार व्यक्ति के लाभ को मिनिमाइज करते हैं। पर वस्तुतः जरा विचार करिए तो गुरु अकेले बैठ करके लाभ के कारक होते हैं, और यहाँ के अधिपति मंगल अष्टम में बदे बैठे। एकादशवें भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, और यहाँ पे मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बुध की राशि में बैठ गया। अब एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ, यह सूत्र याद रखिएगा। मंगल अगर जन्म कुंडली में नीच के बैठे, मान के चलते हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल नीच के बैठ गए, मतलब 4 नंबर में बैठ गए, और नवांश कुंडली में अगर वो 3 नंबर में बैठे हो या 6 नंबर में बैठे हो किसी भी भाव में, तो वो यहां से ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाले बन जाते हैं। मतलब अब यहाँ पे मंगल की जो स्थिति होगी उससे ज्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पे बनेगी। क्यों? और मंगल की दशा यहाँ मैंने कही थी कि वो पापक बन रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य के क्षेत्र के लिए उस मंगल की दशा कभी भी अनिष्टकारी नहीं होगी, कमजोरी वाली नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं वो अपना सामान्यतः देते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो सर्वाधिक योग कारक हो जाते हैं। वही मंगल अगर देखते हैं तो यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, जहां पे वो कई बार व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में उसकी स्थिति ठीक रहेगी, पर दाम्पत्य के लिए ये बिल्कुल ही ठीक होगा। दाम्पत्य के लिए कभी भी कमजोरी नहीं। क्लियर है? अब एक बात आपको और भी बताना यहाँ पे चाहूंगा कि जब भी आप इस चीज को देखते हैं कि कुंडली का मारक ग्रह तो चंद्रमा वो जन्म कुंडली में भाग्य में बैठे, पर यहाँ पे वो इस भाव के अधिपति होकर के, सप्तम के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, और यहाँ के अधिपति बुध जाकर के 12वें बैठ रहे हैं सूर्य के साथ। व्यक्ति नैतिकवादी होगा। यहाँ पे व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से भी जुड़ करके काम कर सकता है, फाइनेंस के क्षेत्र से भी जुड़ करके काम कर सकता है, क्लरिकल जॉब भी व्यक्ति आराम से निकाल सकता है, पिता के साथ जुड़ करके भी व्यक्ति आराम से काम कर सकता है। पिता के साथ संबंधों को लेकर के मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थिति देख रहा हूँ, और व्यक्ति को पिता से कभी भी नुकसान नहीं होता, माता से व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं होता। पर हाँ, माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, और उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि माता भाव के अधिपति देखिए मंगल अष्टम में है, वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, लग्नेश के मित्र नहीं होते, उन पे शनि की दृष्टि है, इस भाव पे शनि की नीची दृष्टि है। इस कारण से कई बार व्यक्ति को माता का सुख या माता से कई बार संवेदनाओं की, या माता का स्वास्थ्य, या माता से दूरी, या घर परिवार से दूरी कई बार तय करनी पड़ती है, या व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के उसको सफलता मिलती है, या कई बार धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है। क्लियर है? अगर इनकी कुंडली में दिशा देखूं तो पश्चिम, अंक देखूं तो 8, मतलब तारीख 8 रहेगी अच्छी। कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, ये राशियां अच्छी रहेंगी। कर्क राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये कुछ राशियां आपके लिए कमजोर हो सकती हैं। दिशा मैंने बताया पश्चिम, दिन शनिवार, और आपकी कुंडली के लिए जो है वो
ये सारी चीजें बताई मैंने। उसके बाद इस कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छी पूजा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर व्यक्ति को याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत लाभकारी हो सकता है। दूसरे नंबर पे बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन अगर हो जाए, सरसों तेल का दीपक जलाया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, भोजन में गंगा जल का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है 2026 तक। उसके बाद गुरु की दशा आएगी जो आपकी कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। ध्यान से समझिएगा, गुरु इस कुंडली के लिए 12वें भाव के और तृतीय भाव के अधिपति होकर के अच्छे नहीं होते, और एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना अच्छा नहीं होता। मतलब लेकिन वहां पे पापक ग्रह की राशि जरूर बनी है। यहाँ पे लाभ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना दारिद्र दोष पैदा करेगा, लेकिन लग्न के अधिपति का धन में जाना धन योग पैदा करेगा। तृतीय भाव के अधिपति का लाभ में जाना ये लाभकारी योग पैदा करेगा। वहीं चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना कुहू योग या कमजोर योग बनाएगा, जो भवन भूमि वाहन आदि के सुख से व्यक्ति को वंचित करता है और कई बार उनसे दूरी पैदा करता है। इस वजह से व्यक्ति को अपने बल पे जब भी कुछ काम करने की आवश्यकता पड़ती है तो थोड़ी मशक्कत होती है, लेकिन व्यक्ति पद पे जाकर के विभूषित जरूर हो जाता है। कई बार व्यक्ति सरकारी क्षेत्र का लाभ लेता है, पर जब वो अपने लिए खुद के पैसों से खरीदना चाहता है तो उसमें उसको दिक्कत होती है। जब भी व्यक्ति का कोई काम करा जाए तो थोड़ी बहुत मशक्कत होती है। और कई बार दाम्पत्य में, हालांकि यहाँ पे जो स्थिति देख रहा हूँ उसके आधार पर मैं एक बात कहूंगा कि व्यक्ति की पत्नी थोड़ी गर्वीली और कठोर बुद्धि की आती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। आपकी कुंडली मंगलिक है क्योंकि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव है और उस पर केतु भी देख रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति को विवाह मिला करके ही करना चाहिए। पंचम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, मालव्य योग का बनना और उस पर राहु के साथ बैठ जाने से शुक्र का दर्शन और बढ़ जाएगा, ये और चमचमा जाएंगे। और शुक्र वहां पे विशाखा के बैठे हैं जिसके अधिपति गुरु अनुराधा में बैठे हैं जिसके अधिपति शनि स्वग्रही। इसका मतलब है कि शुक्र के पास भी बल रहेगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में ये बैठे हैं उसके अधिपति गुरु मित्र की राशि में, पर उसको देखिए गुरु ने देखा, मंगल ने देखा है, मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पे। इस वजह से व्यक्ति विख्यात होता है, लाभ प्राप्त करता है, यश कीर्ति मान सम्मान आदि और विश्व में विख्यात होने का ये योग लगेगा। विपरीत तरीके से कई बार आरंभ जो है वो कष्ट से गुजरता है, बाद में जाकर के चीजें बहुत सारी लाभ में बदलती हैं। 52वें 53वें वर्ष के बाद व्यक्ति का अजीब तरीके से लाभ देखने को मिलता है। नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का हस्त का है, खुद के नक्षत्र में बैठे हैं, किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, पीछे मंगल आगे राहु। इस वजह से व्यक्ति में उग्रता व्यग्रता चंचलता और स्थिरता थोड़ी कम, पर उग्रता व्यग्रता और चंचलता थोड़ी ज्यादा रहे। क्योंकि चंद्रमा अगर हस्त नक्षत्र में नहीं बैठे होते तो ये और भी बात कड़वी हो जाती, लेकिन चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, कन्या राशि के अधिपति बुध उनसे केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति की बुद्धि हमेशा ही कुशाग्र होती है, बुद्धिमान होता है और कई बार वो टाइम पे भूलने की समस्या से ग्रसित भी हो जाता है। इस कारण से व्यक्ति को गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। जब कभी भी भवन वगैरह खरीदना हो तो आप अपनी पत्नी के नाम पे या माता के नाम पे ना लेकर के अपने बेटे के नाम पे भी खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने पिता के नाम पे भी ले सकते हैं। एक बात और कहूंगा, मैं इस कुंडली में मंगल का अष्टम भाव में दे जाना आपको ये इशारा करता है कि व्यक्ति सिंह वाले जानवरों से, अपने घर की माता और बेटियों की सुरक्षा और बहन की सुरक्षा के लिए हर संभव हमेशा ही प्रयास करता रहे। सिंह वाले जानवरों से, धारदार चाकू छुरी कैंची और एडवेंचर वाले जीवन से बच के रहे। कभी भी अपने घर में मंगल की दशा में और बुध की दशा में सुरक्षा के विशेष इंतजामात करे और किसी भी स्थिति में किसी पे भरोसा ना करे। घर में कलह का वातावरण नहीं रहेगा और व्यक्ति सुखद जीवन, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता इनकी माता जी करती रहती होंगी इनके कारण, या उनके स्वास्थ्य को कोई ना कोई बीमारी जो है वो परेशान करती रहती होगी, या उनको कोई ना कोई दवाइयां चलती रहती होंगी। ऐसा मैं देख रहा हूं। ये कुंडली नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। जरा देखिएगा मंगल और बुध का संबंध कैसा है। मंगल और बुध का संबंध नवम पंचम का है। धन भाव के अधिपति का संबंध लाभ भाव के अधिपति से कैसा है, सम सप्तक का, मंगल और शनि का देखना। इस वजह से व्यक्ति को कई बार बीमारियां होती हैं, ऑपरेशन वगैरह के खतरे पैदा होते हैं, पेट वगैरह में छुरी कैंची वगैरह लगती है, इस बात का खतरा भी है। विशेषतः राहु की दशा में, और एक वक्त अभी 2025 से 26 वाला चलेगा तब, और एक वक्त 2028 से 31 तक चलेगा तब आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। एक वक्त 2026 से 28 तक वाला भी थोड़ा सावधान रहने वाला होगा। अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा है, लाजवर धारण करना चाहिए। राहु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे बैठे हैं और उन पे बहुत अच्छी बात भी होगी, क्योंकि उनके ठीक आगे गुरु और वो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के अधिपति के साथ। ठीक पीछे चंद्रमा के बैठने से राहु का प्रभाव ठीक होगा, उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ये एक अच्छी बात होगी। साथ ही साथ अगर गौर करें तो लाभ भाव के अधिपति का लाभ को देखना,
भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य से केंद्र में जाना शुभ ग्रह होकर के, यह अच्छी बात होगी, भाग्य का बल बढ़ेगा। भाग्य भाव में चंद्रमा का बैठना और पापकर्त्री में जाने से माता का स्वास्थ्य और साथ ही साथ व्यक्ति के दाम्पत्य में कई बार कमजोरी भी देखी जाती है। इस वजह से विवाह मिला करके करना होगा, क्योंकि पहले से ही आप मंगलिक हैं। ये कारण इतनी सारी बनती है। विवाह करने के लिए कन्या राशि की जातिकाएं, तुला राशि की जातिकाएं, कर्क राशि की जातिकाएं, वृषभ राशि की जातिकाएं, वृश्चिक राशि की जातिकाएं आपके लिए अच्छी होंगी। उसके अतिरिक्त आपको पूर्व की दिशा से अगर संबंध आ जाए तो बिल्कुल अच्छा होगा। आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा होगा, थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ वो आगे बढ़ता रहेगा। एक बात और बताता हूँ, आपकी कुंडली में नवांश कुंडली में गुरु चित्रा के बैठ रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, मंगल यहाँ भी जो है वो यहाँ मंगल की स्थिति नवम पंचम की बन रही है और यहाँ के अधिपति गुरु लाभ में जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति विदेश जाकर के भी कई बार धन अर्जित करता है, बाहर निकल करके भी कई बार व्यक्ति आराम से धन कमा लेता है, क्योंकि विदेश भाव में मंगल यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे मंगल की जो स्थिति बन रही है वो गौर करिएगा, यहाँ से पंचमस्त मंगल यहाँ पे भी अष्टम में, दशमांश कुंडली में भी अष्टम में। इस कारण से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में ऊर्जा, साहस और जो खोजबीन करने की प्रवृत्ति होगी वो बनी रहेगी। समझ में आ रही हैं चीजें? मैं बिल्कुल स्थिरता के साथ बता रहा हूं, आधी नींद में हूं पर फिर भी बोले जा रहा हूं। नहीं, नींद में नहीं। बुध जो है वो उत्तरा फाल्गुनी के, और एक सबसे अच्छी बात जो मैं इनकी कुंडली में देख रहा हूं कि शुक्र और चंद्रमा का यहाँ बैठा होना, जहां शुक्र स्वग्रही हैं और चंद्रमा उच्च के हैं, और ये चंद्रमा लग्न के अधिपति होकर के उच्च के हुए हैं। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति के दाम्पत्य में जुड़ने के बाद व्यक्ति के लाभ और व्यक्ति के जीवन में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं वो व्यक्ति इकट्ठा कर देता है। एक वक्त पे आने के बाद धन का प्रभाव यहाँ भी बढ़िया है, लग्न का प्रभाव यहाँ भी बढ़िया है, धन का प्रभाव यहाँ भी अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य उच्चाभिलाषी और गुरु की राशि बनी है, जहाँ के अधिपति लग्न के अधिपति अष्टम में जा रहे हैं। आरंभ विलंब से हो सकता है पर अंत बड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि शुक्र और शनि यहाँ बैठ करके यही इशारा कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो लाभ के अधिपति का चतुर्थ में आना, जो 12वें भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, व्यक्ति को एक वक्त के आने के बाद अपने घर पे ला करके खड़ा कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु बड़ी अच्छी होती है, सुखद मृत्यु होती है, क्योंकि वस्तुतः गुरु जो है वो यहाँ पे इस भाव के अधिपति होकर के, गौर से देखिए, तृतीय भाव में जाकर के तृतीय भाव के अधिपति के साथ और 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे। इस वजह से कई बार ये एक अच्छी बात होगी। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या जो है वो गुरु मंगल के यहाँ बैठने के कारण जरूर दिख रहा ही है। यहाँ पे व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी कई बार क्षुब्ध होती है और टाइम पे चीजें व्यक्ति भूल जाता है। इस वजह से गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य करते रहना चाहिए। महापुरुषाय नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करते रहना चाहिए। हयग्रीवाय नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को स्मरण हमेशा रखना चाहिए। क्लियर है? अब और भी चीजें बताता हूँ, संबंध बताता हूँ। छठे भाव के अधिपति का 12वें जाना ये व्यक्ति को जुझारू और अल्हड़पन से युक्त रखता है। व्यक्ति के पास तर्क की क्षमता, बुद्धिमत्ता इतनी ज्यादा पवित्र होती है कि वो कभी भी किसी से हारता नहीं है और अपने तार्किक ज्ञान के आधार पर अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ निरंतर जीवन को जीता रहता है। सप्तम भाव के अधिपति का भाग्य में जाना ये भाग्यशाली योग बनाएगा, पर कई बार ये थोड़ा कमजोर भी होगा। पत्नी के आने के बाद भाग्य का बल बढ़ता है और पत्नी शिक्षित होती हैं, अनुभवी होती हैं और दार्शनिक भी होती हैं। वहीं अष्टम भाव के अधिपति का जाकर के 12वें बैठना विपरीत परिस्थिति का निर्माण, लेकिन बुध के साथ बैठने के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में अष्टम और नवम के अधिपति एक साथ बैठेंगे 12वें, तो व्यक्ति रिसर्च वाले क्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसकी बुद्धिमत्ता बड़ी ही उच्चतम स्तर की हो जाती है, पर भाग्य का बल थोड़ा कमजोर होता जरूर है, क्योंकि अष्टम इसके साथ 12वें में बैठ रहे हैं। नवम भाव के अधिपति का 12वें जाना कमजोरीपन से कमजोर से युक्त, और दशम भाव के अधिपति का पद देना ये व्यक्ति को प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठापन्न, समाज में लाभ दे दे और व्यक्ति को किसी भी लेवल में ले जाकर के रखेंगे तो श्रेष्ठ पद पे ही विभूषित करते हैं। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, आपको पहले प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु, सॉफ्टवेयर से संबंधित क्षेत्रों में भी आपकी कुंडली बड़ी अच्छी साबित होगी, क्योंकि शनि की यहाँ पे दृष्टि अच्छी नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि देखिए गुरु को देख रही है, यहाँ भी सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं है, लेकिन शनि की लाभ वाली दृष्टि भी अच्छी नहीं है, पर गुरु को देखने के कारण, जो कि इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति हैं, तो व्यक्ति कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ करके कम्युनिकेशन पे काम करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। क्लियर है? मंगल और शनि का एक साथ एक दूसरे को देखना, व्यक्ति गंभीरतम से गंभीरतम कार्यों में लीन रहता है, जैसे पहाड़ हो जाए, पठार हो जाए, कोयला हो जाए, चट्टान हो जाए, पेट्रोलियम हो जाए, मैकेनिक्स हो जाए, कल पुर्जा मशीनरी के पास बैठ करके और खड़ा होकर के काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन आदि क्षेत्रों में काम करने वाला, ये सब चीजें कुंडली में बनती है। क्लियर है? संतान वगैरह की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक ठाक है,
पत्नी का प्रेम वगैरह आपको मिलता रहेगा। और सबसे जो अच्छी स्थिति है यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा का बैठना। इस कुंडली में अच्छी बात क्या होगी? लग्नेश का धन में जाना, लाभ भाव से केंद्र में होना गुरु का, या धन भाव से केंद्र में होना। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है, पर जरा गौर करिए तो इस भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ये भी ठीक नहीं है। भाग्य भाव के अधिपति का अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठना ये थोड़ा कमजोर होगा। और अच्छी बात मालव्य योग का बनना, शुक्र का यहाँ उच्च के चंद्रमा के साथ बैठना, यहाँ शुक्र का केंद्र में बैठना। शुक्र इनकी कुंडली में हर जगह अच्छे बन रहे हैं और अच्छे देखे भी जा रहे हैं। अस्त हैं बुध, जो आपकी कुंडली के लिए भाग्येश होते हैं, पर फिर भी वो भाग्य का बल थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ देते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो अपने कारक क्षेत्रों का असर कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। समझ में आ रही है चीजें? दशाओं के क्रम के आधार पर अगर बात कहूं तो सूर्य आपकी कुंडली में आधा परिणाम करेंगे, चंद्रमा और मंगल कमजोर जा सकते हैं, बुध आपकी कुंडली में हमेशा अच्छा परिणाम करेगा पर थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ। गुरु आपकी कुंडली के लिए अशुभ होते हैं, उनकी दशाओं में पेट आदि की समस्या, और कई बार जैसी वो स्थिति बना के बैठे हैं वैसे में ऑपरेशन वगैरह के संकेत भी मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम करेंगे और वो हर जगह से हमेशा ही शुभदायी परिणाम करेंगे, जिसमें विवाह हो जाए, जिसमें एजुकेशन मिले, जिसमें यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और समाज में प्रभाव बढ़ता है, रिकॉग्निशन मिलती है, व्यक्ति नया क्षेत्र उजागर करता है। ये स्थितियां दिखती है। शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छे होंगे और बेहतर परिणाम करेंगे, धनदायक होंगे। गंभीर स्वभाव और गंभीर वाणी का शंख की तरह व्यक्ति की ध्वनि हो जाती है। एक बात और, भाग्य भाव के अधिपति या भाग्य के कारक जो होते हैं इस कुंडली में, जो भाग्य के कारक हैं या इस कुंडली के लिए जो 12वें भाव के अधिपति हैं, वो लाभ में बैठ करके व्यक्ति के लाभ को मिनिमाइज करेंगे। और वहीं आपकी कुंडली में अपने दृष्टि से, पांचवी दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो ये व्यक्ति को बहुत ही कोमल स्वभाव का बना देंगे, क्योंकि वस्तुतः गुरु और चंद्रमा दोनों का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। और इस भाव से चतुर्थस्थ देखिए पीछे सूर्य और बुध जैसे भाव के ग्रह अच्छे बैठे हैं, मतलब ये भाव ठीक होगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति का पिता जो होते हैं वो उसके पीछे खर्च करने वाले होते हैं, और व्यक्ति अपने पिता का संपूर्ण लाभ भी भोगता है। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, पिता के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं। उसका कारण और प्रमाण मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि D12 चार्ट में, यानी कि सप्तमा द्वादशांशा कुंडली में जो दशम भाव के अधिपति बन रहे हैं वो वहीं बैठे हैं, और लग्न के अधिपति के साथ संबंध उनका अच्छा बन रहा है, क्योंकि जो लग्नेश बनेंगे वहीं दशम भाव के भी अधिपति बनेंगे। गुरु और चंद्रमा आपकी कुंडली में थोड़े बहुत मशक्कत के साथ आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको कभी भी बहुत ज्यादा गर्म दिमाग का नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मकर लग्न वाले बेवजह किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, किसी को भी गलत सलाह नहीं देते, निंदनीय नहीं होते, क्रूर नहीं होते, बेवजह के कामों में और पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, निर्धारित होकर के अपना जीवन जीते हैं, डिपेंडेंसी उनकी किसी के ऊपर नहीं होती है, शुद्ध अवस्था में प्रोफेशनली काम करते हैं और नीति निर्धारक तत्वों के साथ अपनी स्थिति बना करके रखते हैं। जहां उनमें थोड़े से दार्शनिकता के गुण देखे जाते हैं वहीं व्यक्ति सुलभता से तो जीवन नहीं जी पाता। कई बार मशक्कत थोड़ी होती है मकर लग्न वालों को, क्योंकि सर्वाधिक जो शुभग्रह गुरु होते हैं वही इस कुंडली के लिए थोड़े कमजोर हो जाते हैं। वहीं लग्न के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना, मंगल जैसे पापक ग्रह के साथ, और इस कुंडली के पापक भाव के अधिपति का अष्टम में जाना दारिद्र दोष पैदा करेगा। और लग्नेश पे मंगल की दृष्टि कई बार व्यक्ति को उग्र व्यग्र और चिंता से युक्त जीवन जीने को मजबूर कर देती है। पर इनका पंचांग अच्छा है, इनकी कुंडली चंद्रमा अच्छी बन रही है, इस वजह से मैं इस कुंडली को आधे से अधिक नहीं तो आधे से कम भी नहीं, लेकिन हाँ इतनी बात कहूंगा कि 70 से 80% तक आपके परिणाम आपके पास आएंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। दूसरे नंबर पे इस कुंडली को और भी ज्यादा क्लियर करना चाहूं तो याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर जो अभी राहु की दशा है वो सामान्य जा रही है, इसके बाद गुरु की दशा आएगी वो भी ठीक से जाएगी, उसके बाद शनि की जो दशा होगी वो आपको टफनेस देगी, आपको मेहनत करवाएगी, आपके जीवन में माइलस्टोन साबित होगी और उसमें कुछ बड़ा अचीव करता है व्यक्ति और बड़ी चीजें हासिल भी करता है। आपकी कुंडली में वो लग्नेश की दशा होगी, गुरु के बाद शनि की दशा, जो आपके लिए श्रेष्ठ होगी। इस कुंडली के लिए आप अगर चाहें तो मैं समझता हूं कि शुक्र का रत्न मालव ये योग लग रहा है, हर जगह वो अच्छे परिणाम देते देखे जा रहे हैं, जैसे D1 चार्ट में, D2 चार्ट में, D4 चार्ट में, D16 में, D12 में, D7 में, D20 में, D24 चार्ट में, D30 में, हर जगह वो अच्छे बन रहे हैं, तो ओपल बहुत अच्छा रहेगा। ये बात आपकी कुंडली में बनती है। आपको देवी दुर्गा जी के मंदिरों का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए, और अगर हो सके तो आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी छत्री दान किया करिए। छत्री दान गर्मी के दिन में, या फिर एक
बहुत अच्छी बात होगी कि अशोक का वृक्ष लगाइए। आपके आसपास अगर हो सके तो पीपल और जामुन का वृक्ष, मैं लोगों को कहता हूँ, ताकि उससे पर्यावरण की सुरक्षा भी हो जाए और ग्रहों का काल भी खत्म हो जाए। ये बात बनती है। सूर्य मूल नक्षत्र के हैं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बुध पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं। आधुनिक और बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझ करके अपने बुद्धिमत्ता का क्षय मत करिएगा और अपने वीर्य का हंता मत बनिएगा। शनि आपकी कुंडली में शतभिका में बैठे हैं, राहु की दृष्टि है। राहु आपकी कुंडली में बहुत ही बेहतरीन वीर शिवाजी बना रहे हैं। यहाँ पे राहु का बैठना बहुत अनुकूल होगा और आपकी दशा को कई बार दे करके जाने वाला। राहु की दशा में व्यक्ति बहुत सारी चीजें प्राप्त भी कर देता है। अभी दशा बाकी है 2026 तक। इस दशा काल में मेहनत करिए, खुद को जितना ज्यादा घीसेंगे उतनी ज्यादा आप में सुगंध की स्थिति बढ़ेगी। इस कुंडली में दशा काल में बुध शुक्र मंगल की दशा थोड़ी कमजोर, पर बुध शुक्र और शनि की दशाएं अच्छी जाने वाली दिख रही है। क्लियर है? राहु की दशा अच्छी जा रही है, पर इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है गणेश जी के मंत्रों के द्वारा, और घर में सुंदरकांड का पाठ करके भी कई बार चीजें बनती हैं। अभी आपकी कुंडली में कन्या राशि है, ढैया 7.5 का कोई खबर है नहीं, इस वजह से आराम से बढ़ते रहिए। अब क्या बताऊं, दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा है, ये मैंने बात कही है। संतान का सुख बहुत अच्छा है। करियर में आपको जहां भी मिलेगा पद ही मिलेगा। सरकारी नौकरी को पहले नंबर पे रखना चाहिए, बाद में आप व्यवसाय रख लीजिएगा, या दूसरे नंबर पे प्राइवेट नौकरी में अच्छा पद अगर मिले तो, तीसरे नंबर पे खुद का काम। अगर खुद का काम करते हैं तो पिता जो काम करते आए हो वो, या फिर आप उसके लिए आपको मुझसे बात करनी होगी। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूं, जलाशयों में समुद्र में हूं, सेनापतियों में स्कंद में। अब आइए कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। आंखें बंद हुई जा रही हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।